हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीआर सॉफ्टटेक रिएक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का क्विक रिवीजन। रिएक्ट में आगे बढ़ने से पहले जावास्क्रिप्ट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जेएस को एक बार फास्ट और क्लियर वे में रिवाइज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल केटीआर सॉफ्टटेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो भी आने वाली वीडियोस हैं या जो भी अभी करंट में हमारी वीडियोस चल रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सिंपली आपको आपके किसी भी ब्राउज़र में आना है, उसके बाद सर्च करना है आपको यूट्यूब। जैसे ही आप यूट्यूब सर्च करेंगे एंटर कर देना है। उसके बाद यूट्यूब के अंदर आकर आपको सिंपली सर्च बार में जाके आपको सर्च करना है KTR सॉफ्टटेक। जैसे KTR सॉफ्टटेक सर्च करेंगे एंटर कर देना। उसके बाद आपको हमारा ऑफिशियल चैनल ऊपर दिखाई देगा और सिंपली आपको क्लिक कर देना। उसके बाद सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपको ऑल को सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं, क्लासेस जो भी हमारी लाइव सेशंस होंगे, उस सब का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंसर्न है या किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी करनी है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। यदि आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं करनी है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें www.ktrshoptech.com। सिंपली आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी। उसके बाद कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में आके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो भी आपको इंक्वायरी करनी है वो हमसे कर सकते हैं। जल्दी हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी जो भी इंक्वायरी है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेगी। थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? सबसे पहले आपको VS कोड अपना ओपन कर लेना है या जो भी आप कोड एडिटर यूज कर रहे हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हम? अब जब जेएस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक जेएस फाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ आके एक जेएस फाइल क्रिएट करूँगा। सिंपली मैं बोलूँगा टेस्ट डॉट टेस्ट डॉट जेएस। अब टेस्ट डॉट जेएस नाम से मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा। अब बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट होती क्या है? बात करें जावास्क्रिप्ट की तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को इंटरैक्टिव, डायनेमिक और फंक्शनलिटी प्रदान करती है। HTML स्ट्रक्चर देता है, CSS स्टाइल। और बात करें हम जावास्क्रिप्ट की तो जावास्क्रिप्ट उस पेज में जान डाल देता है बाय क्रिएट इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स, डायनेमिक पेजेस एंड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, किसी भी HTML वेब पेज को या डॉक्यूमेंट को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाता है। अब बात करेंगे हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट की सिंटैक्स या फाइल को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, यानी किसी भी HTML एलिमेंट को किस तरह से हम JS प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक टेस्ट डॉट HTML नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगा। बॉयलर प्लेट कोड लिख दूंगा उसके अंदर। यहाँ क्या बोलूँगा, यहाँ एक मैं टाइटल दूंगा क्विक रिवीजन रिवीजन ऑफ जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट क्विक रिवीजन ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब इस जो भी ये कोड लिखा है उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो भी प्रीवियस क्लास हमारी हुई थी उसमें। अब बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट की, तो किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके टाइप जानने के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इनलाइन जेएस। अब इनलाइन जेएस कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और डॉट बॉक्स नाम से एक डिव क्रिएट करूंगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ सिंपली एक बटन क्लिक कर बटन बनाऊंगा, एक हेडिंग।
अभी जैसे ही मैं इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा, ब्राउज़र में ओपन करने के लिए इस करंट अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का लाइव प्रीव्यू देखने के लिए आपको एक एक्सटेंशन की नीड होती है, लाइव सर्वर। सिंपली आपको एक्सटेंशन वाले टैब में जाना है, यहाँ लाइव सर्वर सर्च करना है, उसके बाद क्लिक कर देना है। सिंपली आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। आप अपनी फाइल में आएंगे, जो भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है, सिंपली आपको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कहाँ हमें ब्राउजर में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ही हमने बात किसकी करी कि एच इनलाइन जेएस कैसे लिखते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक हेडिंग लिखी, उसके अंदर एक बटन, और बटन के अंदर मैंने इनलाइन जेएस लिख दी है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, यानी जैसे ही मैं ऑन क्लिक पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर का जो अलर्ट है वो चलेगा। अलर्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने क्या किया, बटन क्लिक, यानी मेरा बटन क्लिक हो चुका है। तो हम किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उसका अभी आपने लाइव एग्जांपल देखा। बात करेंगे हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट की। अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट किस तरीके से लिखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस वाले कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा कि जो भी बटन ये बना हुआ है ना, इसके अंदर क्लिक बटन नाम से एक मेरा फंक्शन है, उसको आप क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो अब ये क्लिक बटन फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, इस बॉडी टैग के अंदर आऊंगा और जस्ट क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी, यानी बॉडी टैग क्लोजिंग टैग के पास आकर सिंपली अपना इस स्क्रिप्ट नाम से एक टैग लिखूंगा, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट नाम से इसके अंदर में अब जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले एक फंक्शन क्लिक करूँगा, फंक्शन क्रिएट करूँगा, और उस फंक्शन का नाम लिखने के बाद सिंपली आपको ये फंक्शन लिख देना। उसके बाद यहाँ अलर्ट नाम से एक सिंटेक्स यूज करूँगा और क्या बोलूँगा मैं, बटन क्लिक्ड। अब क्या करूँगा, जैसे ही आप ब्राउजर में जाओगे, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कर लो, ऑटो रिफ्रेश है। वैसे अभी जाओगे तो अभी जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे तो क्या देखोगे कि आप बटन क्लिक्ड, और अभी मैंने ये किस तरीके से जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड की है इस बटन को, तो वो है इंटरनल जेएस। इस तरह से हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को इंटरनल जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं। बात करेंगे हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए मैंने अभी यहाँ पर टेस्ट डॉट जेएसएस लिखा हुआ था, टेस्ट जो डॉट जेएसएस बनाई थी, लेकिन ये वाली टेस्ट डॉट जेएस जो भी हमारी जेएस की फाइल है, उसको सबसे पहले हमें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करना होगा। तो हम किस तरीके से इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो जस्ट बॉडी टैग, क्लोजिंग टैग होता है ना बॉडी टैग का, उसके अंदर बॉडी एलिमेंट का जो भी क्लोजिंग टैग है तो उससे जस्ट बिफोर, यानी यहाँ पे मैं सिंपली उसको इंक्लूड कर दूंगा। कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट के द्वारा। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी वाला जो सिंटेक्स होता है उसके करेंगे। अब एसआरसी के अंदर में उस जेएस फाइल का पाथ दूंगा, जैसे अभी के लिए मेरा क्या था वो, टेस्ट डॉट जेएस। अब टेस्ट डॉट जेएस इंक्लूड हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हो गई। अब पता कैसे चलेगा कि हुई है कि नहीं, सिंपली मैं ये वाला फंक्शन है ना उस जेएस फाइल के अंदर अभी क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे आके मैं उस फंक्शन को पेस्ट कर दूंगा जो भी मैं उधर से लेके आया था। अब क्या करूँगा, जैसे ही मैं जेएस के अंदर गया, यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर आऊंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया और रिफ्रेश करके मैं क्लिक करूंगा तो क्या देखूंगा, तो उसने क्या बोला, बटन क्लिक्ड। यानी यहाँ चेक किए तो हमने किस तरीके से इस बटन पे क्लिक जो फंक्शन लगाया हुआ था, क्लिक फंक्शन में हमने लगाया था चेक।
क्लिक बटन, अब क्लिक बटन फंक्शन हमने कहाँ क्रिएट किया, तो जो एक्सटर्नल जेएस फाइल है उसके अंदर अभी हमने क्लिक बटन नाम का एक It's फंक्शन 2 बनाया। o'clock. तो इस तरीके से हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कितने तरीके से, inline जेएस लिखकर, या फिर इंटरनल जेएस प्रोवाइड करके, या फिर हम किसी भी एक्सटर्नल जेएस फाइल के अंदर कोड क्रिएट करके भी हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। बात करेंगे हम वेरिएबल एवं डेटा टाइप की। अब वेरिएबल क्या होते हैं, अगर बात करें हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स वो कंटेनर है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं या जिसमें डाटा स्टोर होता है। जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वर, लेट एंड कॉन्स्ट। डाटा टाइप्स दो कैटेगरी में है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। कौन कब यूज होता है वो हम क्लास में डिटेल में देखेंगे, लेकिन बात करें हम कभी वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। अब इनके स्कोप के बारे में बताएंगे। तो जो बेयर स्कोप, अगर बेयर वेरिएबल की बात करें, जो भी बेयर कीवर्ड है उससे जो भी बने वेरिएबल होते हैं, तो वो हमें किसी भी पूरे अपने जेएस फाइल के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है। यानी बेयर जो भी वेरिएबल है, उसका जो वेरिएबल बेयर कीवर्ड के द्वारा क्रिएट हुआ होता है, उसे हम पूरी जेएस फाइल में कहीं भी यूज कर सकते हैं, यानी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बात करेंगे हम लेट की, तो लेट कीवर्ड किसी भी फंक्शनल स्कोप होता है, यानी उस किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी उसी फंक्शन के अंदर ही केवल एक्सेस होता है, लेकिन हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बात करेंगे हम कॉन्स्ट की, तो कॉन्स्ट का क्या है, कॉन्स्ट को हम केवल एक सिंपल फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं और हम कभी भी इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसका हम क्या करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे क्या करना है। अभी मैं यहाँ जाऊँगा सिंपली, और यहाँ बोलूँगा मैं बेर नेम ptr शॉप टैग, सिंपली मैं यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अलर्ट अलर्ट लूंगा और उसका नाम लिख दूंगा। अभी आप जाके सिंपली चेक करोगे अपने ब्राउज़र में, तो क्या दिख रहा है, वेलकम टू केटीआर शॉप टैग। यानी हमें क्या देखा उस हमारे वेब पेज में, कि हमने जो भी वेयर से क्रिएट किया नाम, इस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं वेयर कीवर्ड के द्वारा। बात करेंगे हम लेट कीवर्ड की। अब लेट कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, तो जो वेरिएबल बनाते हैं हम लेट के द्वारा, लेट एज इज 25, मान लिया लेट एज इज 25, यानी हमने एज क्रिएट की। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने एज को एक्सेस कर लिया। अब जैसे ही हम ब्राउजर में चेक करेंगे तो क्या क्या दिखाई दे रहा है अभी हमें, वेलकम टू 25। तो सिंपली क्या किया हमने, लेट के द्वारा लेट के द्वारा भी हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया। बात करेंगे हम कॉन्स्ट की, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नेम इज ptr ptr shoptech। सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेम को एक्सेस करना है, और जैसे ही नेम एक्सेस करेंगे अभी क्या देखोगे आप, वेलकम टू केटीआर शॉपटेक। तो इस तरह से हम बेयर, लेट और कॉन्स्ट के द्वारा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बात करेंगे इनके स्कोप की, और जब इनके स्कोप की बात करेंगे तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से इस सबको कमेंट कर दिया और आती है बेयर से। तो बेयर क्या है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ जाके एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन टेस्ट। अब टेस्ट नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अलर्ट अलर्ट वेलकम टू नेम। अब जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या किया उसने, अब ये है फंक्शन, ये फंक्शन हमें कॉल करना होगा कहीं ने, ये फंक्शन ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे फंक्शन की कॉल कर दूंगा। जैसे ही आप चेक करोगे तो क्या किया, वेलकम टू केटीआर शॉप टैग, यानी हमें ये फंक्शन के अंदर बाहर कहीं भी मिल रहा है। जैसे अभी मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ गया और इसको मैंने यहाँ से
हटा के मैंने सिंपली इसके अंदर रख दिया। अभी मैंने इसके अंदर रख दिया। अंदर रख दिया। अब मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ अलर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ मैंने अलर्ट लगाई और क्या किया, यहाँ योर नेम इज योर नेम इज ये प्लस नेम। अब यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, अब जैसे ही मैं इस वाली अलर्ट को यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, उसके बाद मैं चेक करूंगा यहाँ जाके, तो ये वेलकम टू केटीआर सॉफ्टेक। अभी कहाँ से आया ये वाला अलर्ट आया, मैंने यहाँ पे नेम यूज कर रखा है जो कि कहाँ है, फंक्शन के अंदर है, जबकि मैं वेर को यूज कहाँ कर रहा हूँ, फंक्शन के बाहर। तो इससे क्या पता चल रहा है, वो जो वेर वेरिएबल होता है उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबली होता है, यानी हम कहीं भी लिख रहे हो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। बात करेंगे हम लेट की। अब जैसे मैंने यहाँ पर लेट लिखा, अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा सिंपली। तो इसने क्या बोला, योर नेम इज मतलब ब्लैंक आया, यानी नल आया। तो नल क्यों आ रहा है, क्योंकि जो लेट का जो वेरिएबल बना है वो इस फंक्शन के अंदर बना है, और लेट का जो स्कोप रहता है वो जिस फंक्शन के अंदर होता है उस फंक्शन के अंदर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसके बाहर कहीं नहीं। तो इसका जो स्कोप रहता है वो फंक्शनल स्कोप रहता है। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, इसे कमेंट कर दूंगा, तो अभी आप चेक करोगे तो क्या देखेगा, अभी आप चेक करोगे तो वेलकम टू केटीआर सॉफ्टेक। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि मैंने लेट से बना हुआ जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर एक्सेस कर लिया। बात करेंगे हम कॉन्स्ट की, तो कॉन्स्ट भी उसका फंक्शनल स्कोप ही होता है, यानी मैंने कॉन्स्ट के द्वारा कोई भी मान लिया वेरिएबल बनाया। मैंने अभी क्या बोला, नेम है। अभी मैं चेक करूंगा तो क्या होगा, आपको केटीआर सॉफ्टेक वेलकम टू दिखाई देगा। लेकिन अभी जैसे ही मैं यहाँ पे जो अलर्ट बनाया था, यानी ये वाला अलर्ट बनाया था, इसे कमेंट आउट करूंगा, इसके बाद इसे कमेंट करूंगा, तो अभी फिर से मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कि टोटली ब्लैंक है, यानी कॉन्स्ट वाला वो बाहर हमें प्रिंट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका भी जो स्कोप रहता है वो कौन सा रहता है, फंक्शनल स्कोप रहता है। बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। तो अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से ब्लैंक कर दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, मैं बात करूंगा डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, तो डेटा टाइप्स की बात करें तो दो दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एवं नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तो जैसे बात करें स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है जिसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया है स्ट्रिंग के बारे। अब सेकंड की बात करें तो नंबर, नंबर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इसके द्वारा हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो नंबर यूज कर रहा होता है। उसके बाद बात करेंगे हम बूलियन, तो बूलियन डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप हम ट्रू या फॉल्स में वैल्यू ले रहे होते हैं, या तो जीरो या वन, ट्रू फॉल्स, इस तरह से वैल्यू ले रहे हैं, तो बूलियन डेटा टाइप है। ये भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही टाइप है। बात करेंगे नल की, जैसे एडर्स। अब एडर्स नल लिया है तो इसका मतलब नल भी एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बात करें अनडिफाइंड, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फोन नंबर यूज किया, अब जैसे ही मैं क्या बोला, यहाँ गया और मैंने बोल दिया यहाँ पे कि मुझे अलर्ट दो एक, अलर्ट। बात करेंगे यहाँ पे अलर्ट की, कहते अलर्ट यूज किया, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ योर एड्रेस इज योर एड्रेस इज एड्रेस। जैसे ही आप चेक करोगे अभी यहाँ के, तो आपको नल दिखाई दे रहा है, यानी वो हमें मिला ही नहीं। लेकिन अभी जैसे ही मैंने यहाँ एड्रेस नहीं, मैं सॉरी, फिर मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर, किसी का इस यूजर का फ़ोन नंबर प्रिंट करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ के फ़ोन नंबर राइट करूँगा, फ़ोन नंबर। अब जैसे ही मैं अलर्ट में देखूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, अनडिफाइंड, यानी हमने उसे कोई डिफाइन ही नहीं किया है। अगर हम सिंपली यहाँ पे आके क्या करेंगे, इसे कुछ भी डिफाइन कर देंगे तो ये सिंपली हमको दिखा देगा कि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो कौन सा है, ये वाला फ़ोन नंबर। तो इस तरीके से ये भी एक प्रिमिटिव
डेटा टाइप होता है। इसी तरह से बात करेंगे हम सिंबल की। अब सिंबल डेटा टाइप क्या होता है, जैसे यूनिक आईडी। अब जैसे यहाँ सिंपल की बात करेंगे तो इस तरीके से ये हमारे सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। बात करेंगे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट। अब बात करें हम ऑब्जेक्ट की तो इस तरीके से हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक टाइप होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करेंगे हम एरे की। एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एरे का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके का एरे का सिंटैक्स रहता है। बात करें फंक्शनल फंक्शन की तो इस तरीके से हम फंक्शन लिख सकते हैं जो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की श्रेणी में आता है। इसी तरह से हम डेट का भी यूज कर सकते हैं। और आपने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में भी सुना होगा तो इस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ये हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स। यदि इनकी बात करें हम तो ये सभी कौन से डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की श्रेणी में आते हैं। और बात करें यहाँ से ऑब्जेक्ट से तो ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। अब बात करेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, यानी इफ का यूज कैसे करते हैं हम। यहाँ पे इफ एल्स का यूज क्या है, इस तरीके से हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। किस तरीके से हम स्विच का यूज करेंगे। तो ये सब क्या है, स्विच केसेस, स्विच केस। तो ये सभी क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी ये कंडीशन के अनुसार एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अभी के लिए मैं क्या बोलूंगा, जैसे लेट एज इज 25। जैसे अभी मान लिया किसी की एज 25 है तो मैं क्या बोलूंगा, इफ। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट के बारे में तो सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं, यदि आपकी एज है ना वो यदि 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है या फिर 18 से ज्यादा है आपकी एज, तो क्या करोगे, यहाँ मैं सिंपली लिख दूंगा अलर्ट, अलर्ट यू आर एलिजिबल फॉर वोट। यानी यदि आपकी एज 18 से एबव है तो आप क्या है, यू आर एलिजिबल टू वोट, यानी तुम वोट करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, मेरी करंट एज है 25 है तो मैं सिंपली यहाँ ब्राउजर में चेक करूंगा तो वो क्या दिखाई देगा मुझे। रिफ्रेश करूंगा मैं, उसके बाद तो अभी क्या दिखाएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। यानी इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बात करेंगे हम इफ एल्स की, यानी बात करेंगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट की। और इस इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, सिंपली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ आऊंगा, उसके बाद इफ लिखूंगा। इफ के बाद क्या बोलूंगा कि मेरी अगर एज है ना वो अगर 18 प्लस है, यानी 18 प्लस है तो उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, अलर्ट यू कैन ड्राइव योर कार, यू कैन ड्राइव योर कार। यदि मेरी जो एज है वो 18 से नीचे है तो मैं क्या करूंगा, यू कैन नॉट ड्राइव योर कार। तो इस तरीके से ये कंट्रोल स्टेटमेंट हुआ इफ एल्स का। जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में चेक करूंगा तो क्या होगा, अभी मैं जैसे ही चेक करूंगा तो यू आर एलिजिबल, सॉरी रिफ्रेश करूंगा, यू कैन ड्राइव योर कार। बिकॉज मेरी जो अभी करंट एज है वो 25 है, लेकिन मैं जैसे ही क्या करूंगा, अपनी एज को चेंज करूंगा, मैंने 12 कर दी। अब जैसे ही मैं जाके चेक करूंगा तो क्या है, यू कांट ड्राइव योर कार। तो इस तरीके से हम इफ एल्स का यूज करते हैं। बात करेंगे हम बात करेंगे हम किसकी, इफ एल्स की बात करेंगे इफ एल्स इफ की। अब इफ एल्स इफ कैसे काम करते हैं, जैसे मैंने मान लिया अभी मैंने इफ लिखा और यहाँ क्या बोला कि जो मेरी एज है ना, यदि वो एज मेरी एबव एंड इक्वल है 25 की, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अलर्ट दिखा देना है, यू कैन रेंट ए कार, यू कैन रेंट ए कार। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ लिखूंगा एल शिफ्ट, यदि योर एज इज मोर देन
मोर देन इक्वल टू 18 एंड योर एज इज लेस देन 25, देन अलर्ट यू कैन ड्राइव योर कार। उसके बाद मैं एल्स और लिखूंगा, उसके बाद क्या बोलूंगा, सिंपली यहाँ पे जाके अलर्ट यू कांट ड्राइव योर कार। इस तरीके से मैं चेक करूंगा अभी की मेरी एज कितनी है, 12 है, तो मैं सिंपली यहाँ चेक करूंगा तो कांट ए यू कांट ड्राइव ए कार। इफ मैं यदि मैंने यहाँ अभी क्या बोला, यहाँ मैंने एज जो है वो 25 22 कर दी, तो जैसे ही मैं चेक करूंगा तो अभी क्या देखोगे आप, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन ड्राइव योर कार। इस बार मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरी एज है वो 30 है। अभी मैंने जैसे ही एज 30 किया तो उसने क्या किया, जैसे एज 30 की तो वो क्या बोला, यू कैन रेंट ए कार। तो इस तरीके से हम इफ एल्सिफ और इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे अब स्विच के बारे में। स्विच क्या होता है, तो स्विच केस जब हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं तो उस समय हम स्विच का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इफ एल्स इफ और इफ एल्स का जो सिंटेक्स है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम स्विच का यूज करते हैं। बात करेंगे हम स्विच केस के बारे में। अब स्विच केस क्या है, स्विच केस सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ स्विच, स्विच लिखा। उसके बाद जो मेरी एज है, मैं एज पे डिपेंड करूंगा एज किस तरीके से चल रही है, उसके अंदर आऊंगा केस वन। केस वन मतलब केस 18, यानी यानी मेरी एज जब 18 है तो क्या करूंगा मैं, यू आर 18 ईयर ओल्ड एंड ब्रेक। इस तरीके से मैं कई सारे सिंटेक्स यहाँ पे लिख दूंगा। यानी क्या किया इसने, स्विच स्विच केस यूज किया। केस वन मेरा, यदि मेरी एज 18 है तो यू आर 18 ईयर ओल्ड। यदि मेरी एज 25 है तो यू आर 25 ईयर ओल्ड। यदि मेरी एज 30 है तो यू आर 30। एज इज नॉट डिफाइंड, यदि कोई भी एज वैलिड नहीं है तो क्या बोलेंगे, एज इज नॉट डिफाइंड। अभी सिंपली क्या करूंगा मैं, यहाँ के बोल दूंगा मैं सिंपली मेरी एज है वो 18 है। जैसे ही मैं 18 करूंगा यहाँ हुआ, जैसे यू क्या हो, यू आर 18 ईयर ओल्ड। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं ये अभी मैनुअली स्टैटिक लेकर आऊँ, लेकिन मैं चाहूंगा इसे यूजर से लेना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके सिंपली एज है ना, उसको बोलूंगा प्रॉम्प्ट। यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट लूंगा, उसके बाद बोलूंगा प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, एंटर योर एज। अभी ये सिंपली एज है ना, मैं इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहूंगा, या फिर जो भी एज वो एंटर कर रहा है एज स्ट्रिंग ही ले लूंगा। तो उसको क्या बोलूंगा, जाके यहाँ इसके अंदर रख दूंगा, जिससे मुझे वो से उसको नंबर में पास नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नंबर में पास करना पड़ता। अभी सिंपली मैं यहाँ आऊंगा एज इज नॉट डिफाइंड, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने क्या बोला, प्रॉम्प्ट दे दिया उसने, यानी यूजर डिफाइंड। यानी मैं यहाँ एज एंटर कर सकता हूँ। अभी मैंने 18 जैसे ही ऐड किया तो यू आर 18 ईयर ओल्ड। सिंपली मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद आप फिर से चेक करोगे, मान लिया आपने यहाँ 25 एंटर किया तो उसके बाद आप चेक करोगे तो यू आर 25 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से हम यूजर से भी प्रॉम्प्ट के द्वारा इनपुट ले सकते हैं। बात करेंगे हम लूप्स के बारे में। अब लूप्स क्या होते हैं, सिंपली मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से रिमूव करूंगा। बात करेंगे हम लूप्स के बारे में। अब लूप्स, जब हमें किसी भी डेटा सेट के ऊपर जब हमें क्या करना होता है, कोई भी रिपीटेशन वाला कार्य करना होता है तो उसके लिए हम लूप का यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो इसके लिए मैं, ऐसा तो नहीं है कि प्रिंट वाला से जो भी है कंसोल वाला मैं 20 बार लिखूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जाके लूप का सिंटेक्स यूज करूंगा, लूप। उसके बाद लेट आई इज इक्वल्स टू 1, और लेट आई इज लेस देन 20, लेस देन एंड इक्वल टू 20। उसके बाद सिंपली क्या करूंगा मैं, आई प्लस प्लस, और सिंपली यहाँ जाके यहाँ बोल दूंगा सिंपली कंसोल
कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आई, यानी मैं सिंपली यहाँ पे आई को प्रिंट कर लूंगा अपनी को। अभी क्या बोला यहाँ से, सॉरी, वो लिख गया आई, आई लिखना है मुझे। ये इसका फॉर लूप का क्या है, एक करेक्ट सिंटेक्स है। अब जैसे ही इसका क्या मतलब है, फॉर, फॉर लूप का मतलब है कि इसके अंदर का जो आई प्रिंट हो, कहाँ से कहाँ तक, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका कंडीशन है, ये जब तक ये आई है वो 20 के बराबर या उससे कम है, तब तक ये लूप चलना चाहिए। और आई प्लस प्लस का मतलब है हर आइट्रेशन के दौरान ये इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। अभी आप जाके चेक करोगे ब्राउजर के अंदर, इंस्पेक्ट करो आप, इंस्पेक्ट करने के बाद आप कंसोल ओपन करो अपना, तो आपको क्या देखोगे, 1 to 20 तक आपको ये नंबर प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। बात करेंगे हम व्हाइल लूप की, बात करेंगे हम व्हाइल लूप की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ एक वेरिएबल लूँगा आई, उसके बाद क्या बोलूँगा आई, वेरिएबल लूँगा आई, उसके बाद क्या बोलूँगा, व्हाइल आई इज लेस देन 20, देन कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आई एंड आफ्टर दैट आई प्लस प्लस। तो ये क्या है, ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है। यानी जो भी मेरे पास आई है, उस जब तक आप प्रिंट करो, जब तक, सबसे पहले ये क्या करता है, कंडीशन, यानी सबसे पहले क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, क्या आई मेरी 20 से कम है, यानी क्या मेरी आई 20 से कम है। यदि कम है तो वो इसके अंदर एंटर करेगा और उस आई को प्रिंट कर देगा, उसके बाद उसे एक से इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह से आप जब कंसोल में चेक करोगे, रिफ्रेश करेंगे आप, तो आप कंसोल में जब, मैं इसका स्टार्ट में क्या करूँगा, इसको 1 वैल्यू असाइन करनी पड़ी। उसके बाद आप चेक करोगे तो 0 से 19 तक हमने इसको प्रिंट किया। यदि हमें 20 भी प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ इक्वल कर देंगे, स्टेटमेंट सही हो जाएगी और 1 to 20 यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे डू व्हाइल लूप की। डू व्हाइल लूप, अब डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। अब बात करें हम व्हाइल लूप की और डू व्हाइल लूप की, तो डू व्हाइल लूप मिनिमम एट लीस्ट 1 टाइम जरूर ही एग्जीक्यूट होता है, चाहे कुछ हो या ना हो। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में केवल एक ही डिफरेंस यही है कि जो डू व्हाइल लूप होता है एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है। यानी इसने क्या किया, हमारे पास 1 प्रिंट कर दिया, यानी इसने कंडीशन चेक नहीं की। वो क्या किया उसने, सबसे पहले वन को, आई को प्रिंट किया, जो हमने 1 दे रखा है, उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया। लेकिन जैसे ही उसने देखा आई 20 के इक्वल नहीं है, तो उसने क्या किया, इसे टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरीके से ये मिनिमम 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो इस तरीके से हमने कौन कौन से लूप अभी देखे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब बात करेंगे हम फॉर ऑफ लूप की। अब फॉर ऑफ लूप क्या होता है, फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप किस लिए यूज किया जाता है, तो हमने अभी पढ़े थे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसके अंदर पढ़ा था एरे। अब एरे के ऊपर जब हम आइटरेट करना चाहते हैं, यानी किसी भी एरे कलेक्शन के ऊपर आइटरेट करना चाहते हैं, तब हम फॉर लूप, ऑफ लूप का यूज करते हैं। अब जैसे ही मैंने मान लिया लेट, लेट एफ आर यू आई टी एस, लेट्स फ्रूट, अभी मैंने फ्रूट्स की कोई भी एरे यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस फ्रूट्स के नाम को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ फॉर ऑफ लूप का यूज करूंगा। यहाँ बोलूंगा लेट फ्रूट, फ्रूट ऑफ फ्रूट्स। अब इस सिंटेक्स के बारे में देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी फ्रूट नाम की मेरे पास, फ्रूट्स नाम की जो भी मेरे पास एरे है, उसके अंदर का हर एलिमेंट पर आप आइटरेट करिए फ्रूट के द्वारा। उसके बाद सिंपली आपको क्या कर देना है, इसके बाद यहाँ जाना है आपको कंसोल डॉट
लॉग बोल देना है, कंट्रोल कंट्रोल लॉग के अंदर मुझे फ्रूट प्रिंट कराने में सिंपली क्या करूँगा, यहाँ डॉट लिख दूंगा। अभी क्या करोगे आप, ब्राउजर में जैसे ही आप चेक करोगे आपको सब फ्रूट्स के जो भी नाम लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ कंसोल में लिखे हुए दिख जाएंगे। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके ऊपर, किसी भी जावास्क्रिप्ट एरे के ऊपर आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल यूज करते हैं। बात करेंगे हम फॉर लूप की। बात करें हम फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप किसी भी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पर जब हमें आइटरेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आता है। सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ, लेट लेट डाटा इज इक्वल्स टू, यहाँ जाके सिंपली बोल दूंगा यहाँ, अभी सिंपली क्या है यहाँ, नाम मेरा मान लिया केटिया सॉफ्टेक, इस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पे। उसके बाद क्या बोलूंगा, अभी इसका जो सिटी है वो क्या है, सिटी में दे दूंगा इसका सिटी आगरा। इसी तरह यहाँ स्टेट क्या है इसका, तो स्टेट बोल दूंगा अभी मैं यूपी। तो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फॉरेन लूप यूज करूंगा इसके अंदर। तो लेट की इन डेटा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। इसी तरह से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं ये इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। कैट मतलब जो भी मैंने यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे की दी हुई है उसी तरह से यहाँ कैट, उसी तरह से हम की ये कैट में कैट राइट हो गए। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको की कर देनी है जिससे आपको थोड़ा मीनिंग समझ आए। अभी जाके आप ब्राउजर में चेक करोगे तो क्या दिख रहा है, नेम केटीआर सॉफ्टेक सिटी आगरा स्टेट यूपी। तो इसी तरह हम फॉरिन लूप से किसी भी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। बात करेंगे हम जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में, तो हम किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से, और ये क्या क्या कर सकते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कोड का ऐसा ब्लॉक जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। यानी एक बार फंक्शन क्रिएट करेंगे उसके बाद हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन इज इक्वल टू रीयूजेबल कोड। अगर फंक्शन की बात करें तो इस्तेमाल क्यों किया जाता है, हम फंक्शन के द्वारा इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मैनेज करना आसान होता है। कोड को हम क्या करते हैं, क्लीन रहता है। यदि हम फंक्शन यूज करते हैं तो कोड हमारा क्लीन रहता है और कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के मेन दो पार्ट होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल। कितने पार्ट होते हैं, मेन टू पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, और जो सेकंड पार्ट रहता है वो क्या होता है, फंक्शन कॉल। यानी हमें पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है उसके बाद फंक्शन की कॉल करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन ग्रीट नाम से एक फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर क्या बोला, मैंने यहाँ पे नेम ले लिया और मैं सिंपली क्या बोलूँगा, रिटर्न हेलो। सिंपली क्या किया, ये मैंने ग्रीट नाम के एक फंक्शन की डिक्लेरेशन लिख दी। उसके बाद क्या करूंगा, मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा जिस वजह से ये फंक्शन हमें जो भी आउटपुट है वो हमें देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन कॉल कर देंगे। अब जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो अभी आप कंसोल में चेक करेंगे तो आपको हेलो एलएस लिखा हुआ दिख रहा है। अब जो भी नाम यहाँ आप पास करोगे वही आपको वहाँ पे दिखाई देगा। अभी यहाँ जाके आप चेक करोगे तो हेलो केटीआर सॉफ्टटेक।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शन के मेन दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब फंक्शन से हम क्या करवाना चाहते हो वो वाला लॉजिक लिखेंगे। उसके बाद उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम उस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन की कॉल्स कर सकते हैं। बात करेंगे हम फंक्शन पैरामीटर की। पैरामीटर क्या होते हैं? तो जो भी फंक्शन के साथ हम वैल्यूज पास करते हैं उसे हम फंक्शन पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। जैसे अभी के लिए यहाँ देखिए, ग्रीट नाम का फंक्शन था, उसको मैंने एटीआर सॉफ्टटेक एक नेम यानी नेम पैरामीटर यहाँ पास किया है। तो इस तरीके से ये किस तरीके का फंक्शन है? एक हमारा पैरामीटराइज फंक्शन। बात करेंगे हम फंक्शंस के टाइप के बारे में। तो एक होता है नॉर्मल फंक्शन। जैसे अभी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन को यहाँ से अभी नेम हटाऊंगा और सिंपली यहाँ से मैं बोल दूंगा ये नेम नहीं, केवल ये क्या करेगा हमारा, ये एक हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखने के लिए बनाया गया था। और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे रिमूव करूँगा। तो ये कौन सा किस तरीके का फंक्शन बन गया? ये अभी सिंपली हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब बात करेंगे हम फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। यानी फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है? सिंपली मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ लेट वन, यानी मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, उसके बाद क्या किया, यहाँ एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब ये क्या होते हैं हमारी, ये होते हैं हमारे फंक्शनल एक्सप्रेशन। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ रिटर्न और उसके बाद क्या लिख दूंगा, यहाँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, अभी ये वाला फंक्शन है हमारा, वो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। कैसे? कंसोल डॉट लॉग। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके फन नाम के इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। इस तरीके से हम फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं। अभी चेक करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड कंसोल में प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये किस तरीके का फंक्शन था हमारा, फंक्शनल एक्सप्रेशंस द्वारा बना हुआ फंक्शन। बात करेंगे हम एरो फंक्शन की। और एरो फंक्शन क्या होते हैं? तो मॉडर्न, अगर डेवलपमेंट में बात करें या मॉडर्न लैंग्वेज में जब भी हम कोडिंग करते हो तो उसके समय हम मोस्टली एरो फंक्शन ही यूज कर रहे होते हैं। अब एरो फंक्शन क्या होता है? तो एरो फंक्शन किसी भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन की सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है। इस तरीके से हम एक एरो फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ लेट हेलो नाम से एक कोई भी वेरिएबल लिया, उसके अंदर एरो फंक्शन बनाने के लिए हम सिंपली क्या करूँगा, इस तरीके से मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से सिंपली क्या बोल दूंगा कि आप रिटर्न करिए ATR टॉप। सिंपली क्या करिए, यहाँ से रिटर्न कर दिए KTR शॉप टैग। अभी मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को, अभी तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन था, मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। सिंपली आप जब ब्राउजर में चेक करोगे तो आप राइट यहाँ कंसोल में पाओगे KTR शॉप टैग। तो इस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो आपने क्या देखा अभी कि किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन, एरो फंक्शन, फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन, किस तरीके से फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं और किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो वीडियो में नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करेंगे हम डोम की। अब ये डोम क्या होता है? तो डोम का मतलब क्या है? तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी हम जावा स्क्रिप्ट के द्वारा, यानी जावा स्क्रिप्ट फाइल के द्वारा हम HTML की UI में चेंजेस कर रहे होते हैं और किसी भी एलिमेंट को अपनी JS फाइल के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट डोमी डोम मैनिपुलेशन। यानी इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोम मैनिपुलेशन। अब किस तरीके से क्या किया जाता है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम HTML फाइल के अंदर जाएंगे। हम सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। अब बॉक्स नहीं, मैं मान लिया मैंने क्या किया, यहाँ पैराग्राफ दिया, उसके अंदर क्या बोला, मैंने इस पैराग्राफ के अंदर बोल दिया दिस इज दिस इज पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग, दिस इज दिस
सिंपली मैं क्या करूँगा, थोड़ा मुझे बड़ा सा टेक्स्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे lorem 30 यहाँ सिंपली प्रेस कर दूँ। उसके बाद क्या करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अभी के लिए मैं क्लास दे देता हूँ। आप क्लास से भी डायरेक्ट एलिमेंट को आईडी से किसी भी तरह एक्सेस कर सकते हैं। अभी myp नाम की मैंने क्लास दी। अब इस को हम किस तरीके से अपनी जेएस फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले आपको जेएस फाइल के अंदर आ जाना है। उसके बाद सिंपली आपको किस तरीके से हम किसी भी HTML एलिमेंट को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब किसी भी हम आईडी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी इस तरीके से, और इसके अंदर आके उस आईडी का नाम, जो भी आईडी हमने दी हो उस आईडी का सिंपली आपको यहाँ पे नाम लिख देना। इस तरीके से हम उस आईडी को, आईडी के किसी भी HTML एलिमेंट को आईडी के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे हम जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट की क्लास हो, तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे बाई क्लास, क्लास नेम, या क्या बोला, क्लास, क्लास नेम, यानी हम किसी भी HTML एलिमेंट को उसकी क्लास के द्वारा अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हम उसे एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है, हम किसी टैग की बात द्वारा, यानी अभी हमने पी टैग लिखा, H1 लिखा, H2 लिखा, H3 लिखा, इसी तरह से हमने div लिखी, कोई भी हेडर बनाया, नैब बनाया, कुछ भी बनाया, तो ये सभी क्या है, एक HTML टैग्स है। अब HTML टैग्स को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, यानी पी टैग जो भी बनाया था हमने। लेकिन अभी मॉडर्न की बात करेंगे, जो मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करें, तो हम किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं, क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है, हमें इस तरह कोई मतलब नहीं है कि वो क्लास है, आईडी है, कोई टैग है, क्या है, हम क्वेरी सेलेक्टर लिखेंगे और जिस टाइप का भी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे। जैसे हम अभी आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे, आईडी के लिए यहाँ हैश लगाएंगे और क्वेरी सेलेक्टर, और इस तरीके से कर देंगे। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे क्लास सेलेक्ट करनी थी तो सिंपली यहाँ जाके मैं केवल डॉट यूज करूँगा। इस तरीके से मैं क्लास सेलेक्ट कर दूंगा क्वेरी सेलेक्टर के। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे एक मतलब जो भी HTML डॉक्यूमेंट उसके अंदर कार्ड्स कार्ड्स बने हुए हैं, मान लिया 8 से 10 कार्ड्स बने हुए हैं मेरे अंदर, और मैं चाहता हूँ सभी पर मैं यहाँ से चेंजेस कर सकूँ सभी कार्ड्स में। तो मुझे उन सभी कार्ड्स की क्लास को एक्सेस करना होगा। उसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपली यूज करेंगे क्या, मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या, यहाँ क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करते हैं, यानी क्वेरी सेलेक्टर, यानी जहाँ जहाँ भी आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर माई पी नाम की कोई भी क्लास किसी भी एलिमेंट में लगे, वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये वर्क किस तरीके से करते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा, लेट माई पी लेट माई पी डॉक्यूमेंट लेट माई पी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ सिंपली क्लिक करूँगा। उसके बाद क्या बोलूँगा, मेरी जो भी क्लास है माई पी नाम से क्लास है, उस क्लास को आप यहाँ पे क्या करिए, एक्सेस कर दीजिए। तो ये इसने क्या किया, अभी मेरा जो माई क्लास थी उसने ये इसको सेलेक्ट कर दिया, और मैं सिंपली यहाँ इसका कलर चेंज करना चाहूँगा। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र में आऊँगा तो उसने क्या किया, जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट था उसका उसने पैराग्राफ का कलर रेड कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी HTML एलिमेंट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल यूज करके। अभी इसका क्या, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड GROUNT बैकग्राउंड कलर, यानी इस तरीके से मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्टाइल दे सकते हैं, और उसी उसी तरह HTML एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो आज हमने जावास्क्रिप्ट का पूरा क्विक रिवीजन किया, जिसमें हमने कवर किया जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, स्कोप, ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, एरे, ऑब्जेक्ट एंड डॉम मैनिपुलेशन। ये सारी चीजें रिएक्ट में यूज होंगी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग डिवीजन जरूरी था। नेक्स्ट क्लास में हम एंट्री करेंगे अपने मेंस सब्जेक्ट react.js में।
रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट क्यों इतना पॉपुलर है, रिएक्ट का कौन कौन से फीचर्स हैं, उसे सुपर फास्ट और सुपर इफिशिएंट बनाते हैं। वर्चुअल डोम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जेएसएक्स क्या है, प्रॉप्स स्टेट्स, ये सब हम डीपली समझेंगे और रिएक्ट का एक रियल लाइफ यूज केस भी देखेंगे। आशा करता हूँ आज का क्विक रिवीजन आपके जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर दिया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और इंटर्नशिप रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें www.ktrsofttech.com। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रिएक्ट की अगली पावर पैक्ड क्लास आप मिस ना करें। लेट्स रेडी टू मूव अहेड द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।